Friends, welcome to my channel Study Time and I am Indu। और आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमने लास्ट क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था और यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक सेल हमने देखे थे। अभी उसका सेकंड चैप्टर है जो कि हम स्टार्ट करेंगे वायरस से। वायरस क्या होता है? अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस वन तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखनी, क्योंकि आप प्रीवियस नहीं देखोगे तो इससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप पहले वहाँ पे जाइए एंड वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए और फर्दर वीडियो के लिए जो भी अपडेट हैं आपको सब मेरे चैनल पे मिलेंगे और आप मेरे साथ रहिए और आप आगे का जर्नी मेरे साथ कवर करिए। हम साथ में मिलके सारे टॉपिक साइंस के और बाकी सब्जेक्ट के भी कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वायरस क्या है? वायरस को हम लिविंग नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास सेल का, और नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, दोनों में से नहीं कह सकते। और हम क्योंकि इसका कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस का कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है, बट ये यूज़ क्या करता है, ये हमारी बॉडी में चला जाता है और ये सेल को कंट्रोल करने लग जाता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसकी हेल्प से ये सेल को कंट्रोल करता है और वो सेल का मेटाबॉलिज्म यूज़ करता है। मेटाबॉलिज्म यूज़ करके वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करने लग जाता है। बार बार वो इंक्रीज़ करता है अपने नंबर को। बट अगर हम बात करें सेल नहीं है उसके पास। सेल का क्या हमने बात करी थी पहले, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, राइट? इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ ये है। देखिए, एक इसका हेड होता है और नीचे टेल होते हैं। 2 चीज़ होती है। ये जो अंदर दिख रहा है, देखो जूम करके देखते हैं, ये जो दिख रहा है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है जेनेटिक मटेरियल इसका। और ये 2 टाइप का हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है और ये डीएनए भी हो सकता है, ठीक है? और इसको प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन और अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए। तो हमने देखा कि क्या है ये लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग की कनेक्टिंग, जो एक कड़ी कहते हैं उनके बिटवीन में। ना हम इसे लिविंग कहेंगे ना इसे नॉन लिविंग कहेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल तो कर रहा है, रिप्रोड्यूस तो कर रहा है, बट इसके पास अपनी सेल नहीं है। ये किसी और सेल में जाता है, बॉडी में जाता है और उस सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कंट्रोल करके उसका मेटाबॉलिज्म यूज़ करके अब विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो अपनी नंबर इंक्रीज करने लग जाता है, रिप्रोड्यूस करने लग जाता है अपने आप को। मल्टीपल टाइम्स वो इंक्रीज कर लेता है, बहुत जल्दी भी कर लेता है, बट उसके पास कोई सेल नहीं है, वो सेल डिवाइड नहीं हो रही है जैसे हमारी बॉडी में सेल डिवाइड होते हैं। तो इसलिए हमने इसे कनेक्टेड लिंक कहा है। देखिए, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है, वो कंट्रोल कर लेता है सेल को, ये सब मैंने आपको भी बताया। और ये अपनी इंक्रीज करता है अपने नंबर को रिप्रोड्यूस करने में, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है, राइट? ये क्या है? अभी बताया, जेनेटिक मटेरियल, राइट? डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बोथ आएंगे इसमें। किसी वायरस में आपको डीएनए मिलेगा, किसी में आरएनए मिलेगा। और हेड एंड टेल इनको प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन कहते हैं, राइट? टाइप्स ऑफ वायरस। अब हम बात करें कितने टाइप के वायरस होते हैं। अगर हम
होस्ट, जिसको होस्ट मीन जिसको वो इन्फेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे देखें तो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एनिमल, एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है। सेकंड प्लांट, बैक्टीरिया और फंगी, तो इन चारों को कर सकता है। अगर एनिमल वायरस करेगा तो किसको इन्फेक्ट करेगा? इन्फेक्टेड एनिमल सेल। और प्लांट वायरस करेगा तो इन्फेक्टेड प्लांट सेल। बैक्टीरियोफेज करेगा तो वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। और माइकोफेज करेगा तो वो फंजाई, फंगी को। ये 4 टाइप के होते हैं, इसको आप लर्न करना। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो 2 टाइप से मैंने बताया आपको, एक तो वो जेनेटिक मटेरियल और एक वो किसको इन्फेक्ट करेगा, राइट? किसको इन्फेक्ट करेगा वो, तो दोनों टाइप से देख लेते हैं ना। डीएनए, अगर उसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए किस सेल में जाएगा तो उसके थ्रू करेगा। अगर आरएनए तो आरएनए के थ्रू करेगा। तो 2 टाइप से जेनेटिक मटेरियल से भी करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल। कल हमने देखा था ना सेल कितने टाइप की होती हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम एकदम डिटेल में फंक्शन पढ़ेंगे इसके, क्या होता है फंक्शन सेल ऑर्गेनल के। ये हम बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। डबल मेम्ब्रेन, जिसकी डबल मेम्ब्रेन होगी, जिसकी सिंगल मेम्ब्रेन होगी और जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी डबल मेम्ब्रेन होगी। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसकी भी डबल होते हैं। गोल्जी बोल्डी की भी इनकी सिंगल होती है। और लाइजोसोम्स की भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और राइबोसोम और सेंट्रोसोम, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो क्या होता है, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब यहीं से ही हमें पावर मिल रही है। पावर हाउस ऑफ सेल है, ये प्रोवाइड कर रहा है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अगर फूड ब्रेक डाउन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा और रिलीज क्या होगी? एनर्जी। तो ये कहाँ हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और प्लांट किस में होता है? दोनों में। हमने देखा था ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। और हम इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड को ब्रेक डाउन करके, या हम एक तरह से और कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का भी मतलब यही होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ग्लूकोज को तोड़ देना, ऑक्सीडाइज कर देना। ऑक्सीजन के साथ एनर्जी मिलती है और ब्रेक डाउन हो जाता है फूड, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए ऐसा दिखता है, ये इस टाइप का दिखता है। ये ऐसे होता है डबल लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, अगर वहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे करके होता है ऐसे, राइट? आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है और इसमें ऐसे करके पार्ट F1 पार्टिकल होते हैं। तो देखिए F1 पार्टिकल, ये जो इसमें साइड में निकल रहे हैं ये F1 पार्टिकल है। डीएनए है, राइबोसोम से छोटे छोटे राइबोसोम्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये सब चीज़ें इसका ही पार्ट है। आप देखिए एक बार अच्छे से, बहुत ही इजी वे में है अगर आप समझेंगे तो।
ज़्यादा कोई टफ नहीं है ये आपको, और इसमें कुछ ज़्यादा आपको ये नहीं है कि हमें इसमें पीएचडी करनी है, हमें कुछ और करना है। हमें बस ये देखना है कि हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैं आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना। अगर हम फर्दर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें डीप में जाने की ज़रूरत थी, बट ये हमें उतना ही क्लियर करना है क्यों जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास और भी सब्जेक्ट है। तो हमें डीप में जाके क्या बेनिफिट मिलना है, हमारे को नहीं मिलना है, तो हम उतना ही करेंगे जितना हमें बेनिफिट मिले। तो इसमें सिर्फ इतना ही करना है कि क्या है उसके पार्ट्स किस टाइप के होते हैं और उसका रफली के डायग्राम क्या होता है, कहाँ क्या चीज़ होती है। नॉर्मल देखिए प्लास्टिड क्या होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, मैंने बताया। इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए ऐसे हो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसा लगता है कॉइन एक के ऊपर एक रख दिए, राइट। और ये ऐसे अटैच होते हैं एक दूसरे से, जैसे इसमें अटैच है। डबल मेम्ब्रेन होते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, इनर मेम्ब्रेन भी होगी, स्टोमेटा भी होगा, राइट। और ये सिर्फ प्लांट हमने बात करी थी, ये सिर्फ प्लांट में यूज़ होता है। और ये क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, तो ये सब तो प्लांट में होगा ना, तो ये सिर्फ प्रेजेंट इन प्लांट ही होता है। और किसी में एनिमल सेल में आ गया तो आप उसे क्रॉस करके आओगे कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्रेजेंट एनिमल सेल में ही होता है। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ये, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, राइट। क्रोमोप्लास्ट सेकंड नंबर, ये ऑरेंज या येलो कलर का होता है। और ये किस चीज़ का, जैसे हमारे फ्रूट्स येलो कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, जो उसका कलर देने का काम होता है वो इसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का। और ये भी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो दोनों चीज़ ही हेल्प करती हैं, बट मोस्टली ये फ्रूट का कलर डिसाइड करता है कि किस टाइप का फ्रूट होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, ये फ्रूट का कलर डिसाइड करता है। थर्ड पे चल, लियोप्लास्ट, ये कलरलेस होता है। और ये क्या काम होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और इसका काम ये होता है कि स्टोर करके रखता है फूड को, और हम कह सकते हैं स्टार्च को। प्लांट में स्टार्च होती है, तो स्टार्च को, प्लांट के फूड को कौन स्टोरेज करता है, कौन स्टोर करके रखता है, तो ये स्टोर करता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है ये ईआर होता है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। अब हमने 2 टाइप के देख लिए, अब हमारा है सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जिसकी एक ही मेम्ब्रेन होती है, राइट। और ये प्रेजेंट दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। और ये 2 टाइप के होता है, एक रफ ईआर, एक स्मूथ ईआर, राइट। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास में ये अटैच होता है, ऐसे करके होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ये बीच में अटैच होता है एक दूसरे से। और ये न्यूक्लियस के, यहाँ जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस के आसपास अटैच होता है। तो एक रफ ईआर होता है और एक स्मूथ ईआर होता है। रफ ईआर में क्या होता है, जैसे इसके ऊपर आप देखिए ऐसे 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 एक डॉट 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 दिखेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप में जाके देखेंगे तो डॉट डॉट टाइप दिखेगा। वो डॉट डॉट क्या है, वो है राइबोसोम। जो ईआर पे अटैच होते हैं वो होते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम जिसमें अटैच होते हैं उसे रफ कहते हैं, और जो एकदम क्लीन मिलेगा जिसमें कुछ भी अटैच नहीं है वो होंगे स्मूथ ईआर। तो याद करिए, जिसमें कुछ नहीं है वो स्मूथ टाइप है, वो रफ नहीं है। इससे याद कर लेंगे हम कि
जो हमें कुछ नहीं है, स्मूथ है बिल्कुल, वो हो गया विदाउट राइबोसोम है, वो हो गया स्मूथ ईआर। और जिसके ऊपर अटैच है, राइबोसोम अटैच है, उस वो हो गया रफ ईआर। और क्या काम होता है इनका? प्रोटीन बनाने का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, हेल्प ऑफ, अलग अलग है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो किस चीज में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। रफ वाले तो, स्मूथ वाले क्या कुछ काम नहीं करते? वो भी करते हैं, बट वो क्या करते हैं? लिपिड्स फैट बनाते हैं, फैट सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन पूछे तो रफ ईआर, और फैट और लिपिड पूछे तो स्मूथ ईआर, राइट। गोल्जी बॉडी, ये भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, और ये प्रेजेंट होता है दोनों में, एनिमल में भी और प्लांट में भी। तो इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क देखो, उन्होंने बना दिया, राइबोसोम ने बना दिया ईआर के साथ मिलके, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। अब स्टोरेज करने का किसका काम है? बन तो गया, अब स्टोरेज होगा। अगर हम कहीं जाते हैं, अगर किसी फैक्ट्री में कुछ बना है तो उसे स्टोर ऐसे तो दे नहीं देंगे किसी को कि लो ऐसे ही ले लो, ऐसे ही फेंक देंगे, नहीं, उसकी अच्छे से पैकिंग होगी, उसको स्टोर किया जाएगा। अब डिसाइड किया जाएगा कंपनी के अकॉर्डिंग कि इतने इतने की पैकिंग होगी, इस टाइप का रैपर होगा, इस टाइप का लेबल लगेगा, राइट। तो यही काम है गोल्जी बॉडी का, ये स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकिंग करता है और डिलीवर करता है प्रोटीन को। ठीक है, डिलीवर करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, स्टोर करेगा, ये सब काम होता है गोल्जी बॉडी। इतना ही हमें इसमें पढ़ना था। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। इसे सुसाइटल बैग, सुसाइड बैग कहते हैं। किसका? सेल का। पहले इसे ऐसे देखते थे कि अगर ये है तो सेल खराब हो गई, मर गई इसकी वजह से, बट क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या सोसाइटल बैग कहा जाता है तो क्या ये किसी भी सेल में सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है? देखते हैं हम अभी। और ये प्रेजेंट किस में होता है? ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, क्योंकि एनिमल सेल डिस्ट्रॉय होती है, प्लांट सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो ओल्ड हो जाती है वो उसी में रिजिड की फॉर्म में रहती है प्लांट में, राइट। तो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जैसे कि हमें पता है। और प्लांट प्रेजेंट किस में? एनिमल सेल में। देख ले, सोसाइटल बैग है तो ये क्या काम करता है? इसके अंदर जो है देखिए, ये है, ये एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स होता है। जब सेल को कुछ डिजीज हो जाती है, कुछ वो अपने आप को क्योर नहीं कर पाती, तो न्यूक्लियस कहता है अब ये सेल डैमेज हो गई, तो ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, तो क्या करा जाए? तो लाइसोसोम को कहते हैं कि आप इसे डिस्ट्रॉय कर दो। सुसाइटल बैग जो एंजाइम्स इतने उसमें वो होते हैं डेंजरस कि वो अगर ब्लास्ट हो जाए, ब्रस्ट हो जाए, तो फिर क्या होता है? वो पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड हो जाती है, डेड हो जाती है, मर जाती है। तो ये सिर्फ उसी ओल्ड सेल को, इसका बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल है। ये सिर्फ इन्फेक्टेड सेल को जो बॉडी के अंदर है, जो मैंने अभी बताया, जो क्योर नहीं हो सकती, ओल्ड सेल है, वो खराब हो गई, उसमें कोई बैक्टीरिया आ गया ऐसा जो वो सेल अपने आप क्योर नहीं कर पा रही है, कुछ भी और डैमेज हो गई है, तो न्यूक्लियस उसे बताएगा कि आप एक काम करो, ये सेल का कुछ नहीं हो सकता, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, ये ओल्ड है और ये इन्फेक्टेड सेल है, तो आप बस्ट हो जाओ और एंजाइम जो है बस्ट कर दो और इसे ख़त्म कर दो। तो ये बस्ट हो जाते हैं, इसलिए सुसाइड बैग कहते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसोसोम किस में पाए जाते हैं? WBC में पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं।
वाइट ब्लड सेल को कहते हैं ना सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। तो इसके अंदर ही लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सब चीज़ होते हैं। पर एंजाइम जब बस्ट कर जाता है, जब वो फट जाता है तो सुसाइड बैंक फर्स्ट हो जाता है, तो सेल एंड हो जाते हैं, उसका जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो किल हो जाती है। और ये सिर्फ एंड सिर्फ वो जब भी होता है जब वो डैमेज होती है, इन्फेक्टेड होती है, नहीं तो हेल्दी सेल को राइबोसोम कुछ नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स अभी हमने पढ़ा था ER के ऊपर अटैच रहते हैं, ऐसे बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि पहले तो हमें ये जब स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप में दिखते ही नहीं थे कि किस टाइप का है, और अब भी ये बहुत छोटे होते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा उससे देखे साइंटिस्ट ने, तब साइंटिस्ट को जाके ये दिखे। ये इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइट। अभी हमने पढ़ा था RNA प्लस प्रोटीन, ये केमिकल कॉम्पोजिशन होती है राइबोसोम्स की, और इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। इसका ही नाम RNA प्लस प्रोटीन का ही नाम है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या आ गया। अब देखिए आप, ये 2 टाइप के होते हैं राइबोसोम, एक बिग एंड एक स्मॉल। बिग जो होते हैं वो 80s और स्मॉल वाले 70s। ये हम जो वो हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये यूनिट दिया है इनको कि इतना वेट है इनका। इसको एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, घड़े के जैसे, पोट के जैसे, ऊपर ढक्कन और नीचे पोट टाइप। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप समझ जाना कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसे ऊपर दोनों के पोट और नीचे ऐसे, राइट। तो ये क्या अलग अलग है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है ऐसे, ऊपर वाला नीचे वाला, राइट। तो ये इतना ज़्यादा लाइट वेट, इतना ज़्यादा छोटा है कि साइंटिस्ट इसे मेज़र भी नहीं कर पाए कि इतना कितना वेट हो सकता है या क्या हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने ये थ्रो करा तो ये 80 सेकेंड लिए, इन्होंने 70 सेकेंड लिए, और जो सिंगल ऊपर वाले को करा तो वो 640 लिया, 40s, और इसे 60s। 70 है तो ये 30s एंड ये 50s। अब ये मत कहना कि इसे प्लस करके 70 तो आया नहीं, ये ऐसे ही है, और इसे प्लस करके 80 तो आया नहीं, नो। ये इतने सेकंड लगे पूरे को, साइंटिस्ट ने करा तो इतने सेकंड लगे, इसको थ्रो करा तो इतने सेकंड लगे, इनको अलग अलग 40 प्लस 60, 30 प्लस 50, राइट। प्रेजेंट, ये किस में प्रेजेंट है ना, ये किस में करके देखो, बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं, सब में ही प्रेजेंट होते हैं ना, दोनों ही चीज़ में प्रेजेंट है ये, प्लांट और एनिमल सेल में। अगर हम प्रोकार्योटिक की बात करें, राइट, तो ब्लू ग्रीन अलगी, बैक्टीरिया, सब में प्रेजेंट होंगे। और यूकार्योटिक
की बात करें तो ये ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका यही है कि आपको क्या याद रखना है, मेन इसका थोड़ा स्ट्रक्चर और ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस ईआर के साथ मिलके, और वो जिस पे ये अटैच होते हैं वो कौन सा हो जाता है, रफ ईआर, राइट, रफ ईआर हो जाता है। नेक्स्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और ये हेल्प किस में करता है, ये हेल्प सेल डिवीज़न में करता है, सेल को डिवाइड करने में करता है। और ये एब्सेंस होता है प्लांट में, मैंने बताया था उनका अलग मैकेनिज्म होता है, उनका डिवीज़न का अलग मैकेनिज्म होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये कंट्रोल रूम ऑफ सेल होता है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। इसके अंदर ये नहीं है कि डीएनए ही डीएनए है, इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो हिस्टोन प्रोटीन होता है जो नॉन जेनेटिक मटेरियल है, एक डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर दो चीज़ें होती है और ये पूरी सेल को, पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, कैसे क्या होता है, किसका क्या फंक्शन होता है। इसको डीप में नहीं जाना है, इसको इतना ही पढ़ना है। आगे हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे डीएनए। डीएनए को पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे जीन, पढ़ेंगे क्रोमोसोम, पढ़ेंगे जीन का क्या आगे रोल रहेगा हमारे स्ट्रक्चर में। अगर हमारी आइज ब्लू है तो उसमें कौन सा जीन काम कर रहा है, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी में, पूरे ह्यूमन बीइंग्स में कितने जीन्स हैं एक सेल के अंदर, और डीएनए की क्या कंपोजिशन है और क्या क्या है इस चीज़ में, और जीनोम क्या होता है, ये सब चीज़ें, कौन कौन से बेस है, डबल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स है, कौन से क्रोमोसोम्स है, कितने न्यूक्लियस एक्टिव हैं हमारी बॉडी में, क्या है, सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप सब मेरे साथ रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए और डिप्रेशन में ना जाएं। बट डेली अपना एक काम करें कि आप डेली निकालें, वीडियो देखें। नहीं समझ में आया कमेंट में पूछें, जो समझ में नहीं आया आपको, और नहीं आया एक बार वीडियो दोबारा देखें, बार बार देखें। और ये नहीं है कि छोड़ दिया, आप बैठे पढ़ें, और रेगुलर बेस में आपको पढ़ाई करनी है। रेगुलर रहेंगे तो आपके लिए इतना वो होगा कि आप बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो प्रिंट हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी का क्या है हमारी, हम बार बार अगर उसे रिवाइज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। हमें बल्कि डेली का ये करना चाहिए। अगर आपने ये देखा तो फिर आप पेन लेके बैठे, आप कॉपी बंद कर दीजिए जो आपने नोट्स बनाए। नोट्स तो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए जो मैं पढ़ा रही हूँ। सर्कल बनाइए अपना, ये जो न्यूक्लियस है रफली डायग्राम बना लीजिए, जो हैं कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या चीज़ है। फिर क्या होगा, आपको वो माइंड में रहेगा, फिर उसे बंद करिए। अब रफली एक बार अपनी तरफ से देखिए आपने क्या क्या आपको याद रहा वीडियो में से, वो आप लिखने की कोशिश कीजिए। आपको जितना याद रहा वेल एंड गुड है। अब दोबारा खोलिए, एक बार और रिवाइज कीजिए, फिर उसको सोने से पहले ज़रूर रिवाइज कीजिए। और नेक्स्ट डे जब भी आप पढ़ने बैठे उससे पहले ज़रूर आप रिवाइज करें कि आपने प्रीवियस डे में क्या पढ़ा था। नहीं तो पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब आप याद ही नहीं रहेगा, लर्न ही नहीं रहेगा तो बेनिफिट क्या होगा। तो उसको भी रिवाइज कीजिए। और 7 दिन बाद ज़रूर
उस चीज़ को तीसरी बार रिवाइज कीजिए, तो आपके माइंड में वो अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। और बार बार ये चीज़ करिए तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी। और मैं कोशिश करूँगी इजी वे में आपको पूरा सब कुछ क्लियर कराने का कि कैसे क्या होता है, मैं आपको इजी वे में बताऊँगी। आप बस मेरे साथ बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको ये अभी ज़रूरत है, जो 24 के एग्ज़ाम देगा, जो 23 में कोई एग्ज़ाम देगा, तो उन सब को मेरा वीडियो शेयर करें और उनकी भी हेल्प करें, अपनी भी देखें क्या है, आपको कैसे अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।